हेलो बच्चों, ये क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लेक्चर 4 है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लेक्चर 4 है। आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का थर्ड केस पढ़ेंगे। थर्ड केस में भाई क्या पढ़ेंगे, यानी आज का जो क्लास है इसमें टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। केस थर्ड है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। बबुआ, सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा? आपको बहुत सारे बात पता है कि अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर ही चार्ज रह जाते हैं। इस सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है आपको पता है? इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है आपको पता है? लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे कि सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा और इसके सेंटर पर क्या होगा और ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो आज के क्लास में हम यही देखने जा रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। तो आइए चलते हैं देखने। हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है। यह सॉलिड बहुत बड़ा स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं। अंदर में चार्ज दिए, अगर अंदर में दिए तो ये अंदर में रह जाएगा, सबको पता है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें अंदर में चार्ज दिया गया है। लो, इसके अंदर में हमने भाई चार्ज दे दिया। बहुत सारा ये चार्ज है। ये चार्ज अंदर में है तो अंदर में ही रह जाएगा। इस सॉलिड स्फीयर का बबुआ कुछ रेडियस है। कितना रेडियस है? हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस है बड़ा है, बड़ा यार। और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसके अंदर में ही यहीं पर, आप इसके अंदर में यहीं पर बताइए, यहाँ पर अंदर में ही कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। इस पॉइंट पी पर सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा जा रहा है कि आप छोटा सा आर डिस्टेंस पर बताइए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। हम क्या करें? आपको तो पता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस खींचते हैं कि ये पॉइंट जहाँ पर निकालना है ये उसके सरफेस पर आ जाए। एक ऐसा गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करते हैं कि ये पॉइंट पी उसके सरफेस पर आ जाए। लो, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं। देखो तो, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किए, इस प्रकार से किए कि ये पॉइंट पी इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आ गया, कोनो दिक्कत ना। अब हम मान रहे हैं कि ये पॉइंट हम ऐसा मान रहे हैं कि ये पॉइंट पी बहुत छोटा सा सरफेस को घेर रहा है। या आपको जैसे सिखाए हैं वैसे कीजिए ना। हमको पूरा इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करें? इस गॉसियन सरफेस को बहुत छोटा छोटा लाखों पार्ट में काट देते हैं और एक पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स किसी भी तरीक़ा से दिमाग लगा कर निकाल देते हैं। जब एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स पता चल जाएगा तो टोटल सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो लो, हम मान रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा सरफेस है। अगर सरफेस को ए से लिखते हैं तो ये बहुत छोटा सा सरफेस डी है। और चूंकि सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन होगा कुछ इधर एन का। और ये चार्ज है प्लस क्यू,
प्लस क्यू चार्ज है, पूरा का पूरा ये जो चार्ज है प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी होगा और उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी होगा कुछ वेक्टर ई आउटवर्ड की ओर। तो अब हम आसानी से इस छोटा सा सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए स्मॉल एरिया डी ए, बहुत छोटा सा सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ना हो, ये कॉस थीटा, लेकिन सरफेस बहुत छोटा है, डी ए है, इसलिए फ्लक्स भी बहुत छोटा है, डी फाई, कोनो दिक्कत ना। अब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 0 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए आ कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, कोनो दिक्कत ना। छोटा सा सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आता ना, तो है पूरा गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? तो इधर लिख देंगे टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस, पूरा सरफेस से बबुआ निकले वाला फ्लक्स कितना होगा? तो ऐड करना पड़ेगा, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई, एरिया डी है, समेशन ऑफ डी है, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। हाई एरिया कितना होगा बबुआ? 4 पाई या रेडियस आर है तो आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का यही ना एरिया का फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं बबुआ, हमने पहला फार्मूला लगा के अपना काम कर लिया, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब मेरा काम है कि गॉस थ्योरम लगाएं। तो देखो, तो गॉस थ्योरम लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स 1/ε0, और बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो बंद पृष्ठ ही है, गॉसियन सरफेस है ना हो। बंद पृष्ठ के अंदर बबुआ चार्ज कितना है? सॉरी, क्लोज्ड सरफेस के अंदर, क्लोज्ड गॉसियन प्लेन के अंदर चार्ज कितना है? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? किसी को पता नहीं है चार्ज कितना है? किसी को नहीं पता है। हमको हाँ ये बात पता है कि बड़का स्फीयर में चार्ज प्लस क्यू है, लेकिन हमको इससे काम नहीं है। हमको काम है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कैसे निकलेगा। तो भैया हमको ही पूरा बड़का स्फीयर पर पता है ना चार्ज कितना है, ये पता है प्लस क्यू है, तो ये छोटका स्फीयर पर चार्ज कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले कैलकुलेट करेंगे तब जाके गॉस थ्योरम बबुआ लगाएंगे, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। हेजा क्या रखेंगे? चार्ज का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं नाउ, हम पहले चार्ज ऑन स्फीयर, ये पूरा जो स्फीयर है इस पे चार्ज कितना है? चार्ज ऑन स्फीयर, इसका वॉल्यूम का अगर बात करें तो 4/3 आ पाई आ बड़का रेडियस है आर की, इस पे चार्ज कितना है? क्यू। हाई बड़का स्फीयर पर चार्ज है क्यू, तो हम यूनिट स्फीयर पर निकाल सकते हैं कितना चार्ज है। चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम के माने स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा? Q/4/3 पाई आर क्यू। एक यूनिट स्फीयर पर चार्ज इतना होगा, हमको निकालना है छोटा सा स्फीयर का, तो इसलिए चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? कितना होगा भैया? तो Q/4/3 पाई आर क्यू।
यूनिट पर इतना, तो ही छोटका स्फीयर पर कितना, छोटका स्फीयर का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेडियस क्या है यार, इंटू 4/3 पाई आर क्यू, कोनो दिक्कत नहीं। आप यहाँ से देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो बच गया कितना, क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा आर क्यू, कोनो दिक्कत। बबुआ ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज है क्यू छोटका आर क्यू बटा में बड़का आर क्यू है, ये है। और यही गॉस थ्योरम लगाने वक्त इसी चार्ज का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। अब आसानी से गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तब अब हम इधर लिखेंगे, तब अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स निकलेगा ये बराबर होगा 1/ε0, और अंदर में जो भी चार्ज होगा, अंदर में कितना चार्ज है निकाल कर रखे हैं, QR/R3, क्यू छोटका आर क्यू बटा में बड़का आर क्यू, इतना चार्ज होगा। इक्वेशन सेकंड, हमने फ्लक्स वाला भी फार्मूला लगा दिया, गॉस थ्योरम भी लगा दिया। अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। फर्स्ट सेकंड में समेशन ऑफ डी फाई, फर्स्ट में भी समेशन ऑफ डी फाई, LHS बराबर तो RHS बराबर होगा E इंटू 4πr², और इसका RHS 1/ε0 QR/Q/R3। अब ये देखो R² से R² कैंसिल, और कुछ कट रहा है, कुछ ना। तो E = 1/ ऐसा भेने ले जा 4πε0 हो गया, आ Q आ छूटा R बटा में R। यही बबुआ इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है। E इनसाइड जो होगा ना सॉलिड स्फीयर के कारण, ये बराबर होगा 1/4πε0 QR/R। ये बात दिमाग में डाल लेना। अगर आपको सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो कैसे निकलेगा, तो इस फार्मूला से 1/4πε0 QR/R3। बिना इस फार्मूला का नहीं निकल सकता है, 1/4πε0 QR/R3। लेकिन यही हॉलो स्फीयर था, तो हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बबुआ 0 आया था, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 नहीं होता है, इतना होता है। अब यहीं पर बात आ जाता है सरफेस पर, केस 4, सॉरी सेंटर पर, केस 4 माने सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलो देखो, तो थोड़ा सा सेंटर पर अगर हम निकालने चलते हैं, अभी तो R डिस्टेंस पर निकाल रहे थे, अगर हम सेंटर पर जाएंगे, यहाँ से घूम के ऐसे 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 घूमते घूमते सेंटर पर, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सेंटर पर अगर हम आएंगे तो छोटा R का वैल्यू 0, तो E सेंटर जो होगा 1/4πε0 Q R है फार्मूला में, R के जगह पर क्या लिखेंगे, 0/बड़ा R Q। 0 में कुछ वो से मल्टीप्लाई कैला 0, तो E सेंटर जो होगा बबुआ ये 0 होगा। बात समझ में आया। तो सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अंदर में और सेंटर पर देखिए। खाली हॉलो और सॉलिड में अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ अंदर में का अंतर है। 3 केस तो बराबर है, केस 1, केस 2 और केस 4, ये तीनों बराबर है, लेकिन केस 3 में केवल डिफरेंस है। अब जब आपको इतना बात समझ में आ गया तो आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ, ठीक है, खींचना पड़ेगा होगा। खींचने के लिए आपको ये सब बात जानकारी होना चाहिए कि अगर एक ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, बाहर में ई आउटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। सरफेस पर है जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, मैक्सिमम होता है इस कंडीशन में। और अंदर में इनर या इनसाइड का बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r/R3, और ई सेंटर का बात करें तो 0। अब ये सब बात को समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। अगर ये बात को समझ जाएगा तो वो ग्राफ खींच सकता है इजीली। देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, माने अगर R का वैल्यू 0 है, R का वैल्यू 0 है, सेंटर पर आ जाएंगे तो R का वैल्यू 0 ना हो जाएगा। R का वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, कोनो दिक्कत ना है। अब जैसे R का वैल्यू बढ़ाओ, तुम छोटा R का वैल्यू बढ़ाओ, जैसे बढ़ाओ ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाओ। अगर बबुआ R का वैल्यू, छोटका R का वैल्यू बढ़ाओ, त्रिज्या तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो कांस्टेंट होता है, रेडियस कांस्टेंट होता है। छोटा R का वैल्यू बढ़ाओ, जब तुम छोटा R का वैल्यू बढ़ाओगे तो गारंटी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। जब छोटा R का वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, और जैसे जैसे छोटा R का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। माने हैजा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, हैजा तनी सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, हैजा और ज़्यादा, हैजा और ज़्यादा, हैजा और ज़्यादा। ऐसा ही करते करते जब ये छोटा R बड़ा R के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आओगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम। अब एक आगे बढ़ो, अब सरफेस से, स्फीयर से बाहर निकलो। जैसे ही बाहर निकलोगे तो ये R का वैल्यू बढ़ा तो देखो ही जाए नीचे में अब R है, R का वैल्यू बढ़ा तले खटा के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी घटने लगेगा। देखो नीचे में रेसिप्रोकल है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। अब जैसे जैसे तुम दूर चले जाओगे R का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी घटते चला जाएगा। बुझाइल का कहता नहीं, समझो ध्यान से बबुआ। अगर आप सेंटर पर हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, सेंटर से स्फीयर के अंदर में ही बढ़ रहे हो तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ रहा है। जैसे ही आप स्फीयर के सरफेस पर चले गए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब स्फीयर से आप दूर जैसे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा, लेकिन कहियो घटत घटत 0 नहीं होगा। ये ग्राफ माने लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस का। तो आओ देखो ग्राफ खींच लेते हैं, क्या करना है, जिंदगी भर तो ग्राफ पढ़वे किया है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, इधर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम R से लिख रहे हैं, और इधर हम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम E से। लो ध्यान से देखेगा, जब R का वैल्यू 0 सेंटर पर है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, माने है R नहीं जाएंगे तो E भी नहीं जाएंगे, दोनों 0, क्लियर कट है। अब धीरे धीरे R का वैल्यू बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो गारंटी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब एक बढ़ रहा है और उस पर डिपेंडेंट दूसरा भी बढ़ रहा है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। अब यहाँ से ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन बबुआ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे E का वैल्यू बढ़ रहा है। आप देख लो, यहाँ पर आए R का वैल्यू बढ़ा, E का भी बढ़ गया तनी सा। यहाँ पर आए आप देखो R का वैल्यू और तनी सा बढ़ा, E का वैल्यू और बढ़ गया। यहाँ पर आए R का वैल्यू और बढ़ गया, E का वैल्यू और बढ़ गया। तो ये जो लाइन है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे E का बढ़ रहा है। अभी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ेगा,
जैसे ही बड़ा आर छोटा आर के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा बालक? मैक्सिमम, मैक्सिमम ई मैक्स, मैक्सिमम हो गया, माने मैक्सिमम हो गया सरफेस पर। और सरफेस से अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ेगा, ई का वैल्यू घटेगा। माने अब आर को बढ़ाना है और ई को घटाना है। ऐसा लाइन खींचना है कि ये लाइन बढ़े और ये वाला घटे। तो ये क्या हो गया? एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है। तो यहाँ से हम कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे पैरेलल ला देंगे। ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि आर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। देखो हे जाए, मान लो हे जाए, तो देखो तो आर का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आई का वैल्यू है, देखो पहले हतना था, घट गया। हे जाए तो आर का वैल्यू और बढ़ा, ई का वैल्यू और घट गया। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आर का वैल्यू बढ़ रहा है तो ई घट रहा है। तो यही बबुआ आपका ग्राफ हो जाएगा, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ग्राफ बबुआ एकदम खोपड़ा में रखी है, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछता है, ठीक बा? तो आप इसको लिख लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के कारण आपने पढ़ा और इसमें अंतर भी बुझा। बबुआ सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर रहेगा तो हॉलो स्फीयर के अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, बाहर जाके सरफेस पर अरेंज हो जाएगा। और हॉलो स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतना ही होता है, हॉलो स्फीयर के सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतना ही होता है। लेकिन हॉलो स्फीयर के लिए अंदर में आओगे ना तो जीरो हो जाएगा और सेंटर पर भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यही बबुआ सॉलिड स्फीयर रहेगा तो सॉलिड स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतना होगा जो हॉलो का, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर भी उतना ही होगा जो हॉलो का। लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर जगह अलग अलग होगा और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। इसको सेंटर से जैसे जैसे दूर भागेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा और सेंटर पर जीरो होगा। तो तीनों केस इक्वल है, खाली है फोर्थ है जो थर्ड केस है ना, इसी में अंतर है कि हॉलो स्फीयर का अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होता है और सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्लैक्चुएट करता है फार्मूला के बेसिस पर, जिसका फार्मूला ही है। कोनो दिक्कत ना, पढ़िएगा, आइएगा तो हम ये सब बातें नहीं पढ़ाएंगे, आपको पूछेंगे, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में सब कुछ, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।